नमस्कार, मैं संजीव कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टाइम्स ऑफ हिंद का यूट्यूब चैनल। द टाइम्स ऑफ हिंद की पूरी टीम निकल चुकी है यूपी इलेक्शन के पड़ताल पर और उसी के तहत आज हम आ पहुँचे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारत की शिक्षा की राजधानी कहे जाने वाले हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और हमें इतना खुशी हुआ ये चीज़ जानकर, ये चीज़ देखकर, इनके बारे में सुनकर। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे शख्स अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा मुकाम रखने वाले, एक टैलेंट रखने वाले, हुनर रखने वाले, हम उनसे आपको मिलवाएंगे इस चुनावी यात्रा के दौरान और हम आपको बताएंगे कि क्या है उनके हुनर की पहचान, क्या है उनके हुनर का अस्तित्व और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे उनके सभी हुनर के थोड़े से नज़रिए। सबसे पहले तो मैं आपको इनका परिचय बता दूं। इनका नाम है इंद्रजीत साकेत। मैं बताऊं इससे बढ़िया है कि इंद्रजीत जी खुद बताएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंद्रजीत जी द टाइम्स ऑफ हिंद के हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं, अपने बारे में बताएं। जी, आप तो बहुत बोल गए। आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपके जितने भी दर्शक हैं, आपके इस द टाइम्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनने वाले, देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, आप सभी के प्रति मैं इंद्रजीत साकेत भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूं। मूलतः मैं मध्य प्रदेश रीवा ज़िले का निवासी हूं और वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्नातक तृतीय वर्ष यानी हम कहें कि बीए फाइनल में विषय संस्कृत से अध्ययनरत है। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रजीत जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा, जो कि नियम है, सिद्धांत है, जिसके तहत मैं ये जानना चाहूँगा, संस्कृत मतलब देश की महान भाषा है हमारे संस्कृत, सभी भाषाओं की जनक संस्कृत, जननी। इनमें इतना रुचि नहीं रहा आज के युवाओं में, फिर भी आप इस तरीके से संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर कर रहे हैं और जो आपके हुनर हैं, जो आपका टैलेंट है, वो मोस्टली संस्कृत पे डिपेंड है। तो संस्कृत के प्रति ये रुचि कब उत्पन्न हुई? देखिए, संस्कृत के प्रति कक्षा 6 में हमारी रुचि हुई। इसका श्रेय हमारे यहाँ यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय रीवा के अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन आदरणीय श्री अशोक त्रिवेदी जी को जाता है। इसका श्रेय, अगर मैं उनके नज़रों में बुरा ना होता और वो हमें दुत्कारते डांटते ना होते तो शायद आज मैं पता नहीं कहाँ रहता। वो मतलब इतनी हमें कहीं भी हम जाया करते थे तो वो काफ़ी डांटते ही रहते, कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहते जिससे अपने को थोड़ा सा ख़राब लगा। और बाकी फिर ये हुआ कि भाई हम इनके नज़रों में किस प्रकार से अच्छे हो सकते हैं, ऐसा सोच करके कक्षा 6 में उनका विषय रहा, संस्कृत पढ़ाया करते थे पीरियड में। तो मैं उनसे बचने के, उनके एक हर व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम इसके दिल को किसी भी प्रकार से जीता जाए। तो ऐसा सोचने के लिए उनके विषय में ये हुआ कि भाई इनके विषय में अच्छा रहेंगे तो हो सकता है शायद अच्छा कहें, नहीं तो हमेशा डांटना और ये सब। तो कुल मिला के उनके विषय में हम ऐसी रुचि दिखाने लगे भयवश, और ये भय आज हमारे लिए बहुत ही आगे उन्नतिकर है, श्रेयस्कर है। ये कहा जाता है, सत्य ही कहा गया, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, कि गुरु एक तरह से कुम्हार है और शिशु कच्चा घड़ा, शिष्य जो होता है वो कच्चा घड़ा होता है। गुरु बाहर से तो उसको कुम्हार जैसे गगरी को, घड़े को बाहर से तो ऐसे मारता है, लेकिन अंदर से उसको संभालता रहता है कि कहीं इसमें किसी भी प्रकार से विकृति ना हो। ठीक ऐसे ही गुरुजन वृंद अपने शब्दों के चोट तो हमें वार्डन साहब शब्दों के चोट से हमें आहत करते रहे, लेकिन ये केवल वही जान सकते थे कि हमारे शब्दों से कितना बड़ा इसका हित है, ये मैं नहीं समझ पाया करता था, लेकिन अब वो हित हमें समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपने गुरु को खुश करने के लिए आपने जिस संस्कृत को चुना, जिस संस्कृत में रुचि अपनाई, शरई वो भयवश हुई, फिर भय से वो भाव में परिवर्तित हुई और बहुत अच्छा लगा और मैं उसी को जो है तो अब चुन लिया हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने संस्कृत को अब लगने लगी अच्छा, वैसे उसको याद करता था, फिर प्रोत्साहन मिलने लगा और आगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब संस्कृत को आपने चुना और संस्कृत आपको चुनी, इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा और संस्कृत के में जो भी आपने
किया अभी तक, जैसा भी हम लोगों ने सुना, देखा, जाना, आज हमारे दर्शक भी इस चीज़ को देखेंगे। संस्कृत में ये रुचि रही और इसी के साथ आपने पढ़ाई उत्पन्न की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति कैसे रुख हुआ? रीवा ज़िले से आप आते हैं, वहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ कैसे रुख हुआ आपका? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ रुख हमारा ऐसे हुआ कि हम जब लोग हमको बताया करते थे कि बनारस में सबसे अच्छी संस्कृत पढ़ाई जाती है। अगर आपको बोलना सीखना हो, संस्कृत सुनना हो, संस्कृत तो अपने जीवन में संस्कृत को लाना हो, तो वो आपको बनारस के अतिरिक्त और आपको कोई अच्छा सा स्थान नहीं मिलेगा। तो हमारे मन में ये बात बैठ गई कि बनारस चलना चाहिए, बनारस चलना चाहिए। तो कक्षा 9 से और 12 तक आए, हमसे नहीं रहा गया, अंत में बनारस आए। कक्षा 9 से 12 तक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड में पढ़ाई किए और वहीं के छात्रों को, जो हमसे वरिष्ठ, जो हमारे अग्रज हमारे साथी रहे हैं, तो उन्हीं को इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आता देख करके, प्रवेश पाते हुए, एडमिशन लेते हुए देख करके हमारे भी मन में ये मतलब उत्कंठा हुई, जानने की जिज्ञासा हुई कि लोग काशी विश्वविद्यालय में ही क्यों जाते हैं, अन्य जगह पर क्यों नहीं जाते। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें केवल बड़े बड़े लोग ही जाते हैं, इसमें पैसे की समस्या, पैसा चाहिए, ये वो। तो थोड़ा सा हम मतलब हमारे मन में हरास होने लगा, थोड़ा सा हम वो होने लगे कि भाई क्या कहते हैं, मतलब आत्मविश्वास नहीं हुआ। थोड़ा ये लगा कि भाई हम एक गरीब हैं और किस प्रकार से हम यहाँ रह सकते हैं। फिर हमारे चाचा जी को कुछ हमारे सीनियरों ने मोटिवेट किया। हम कह रहे थे हम दिल्ली पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली में पढ़ेंगे, वहाँ शायद नहीं लगता है। तो हमारे चाचा को मोटिवेट लोगों ने किया कि नहीं, यहीं आप इनको पढ़ाइए और ये विद्यालय काफ़ी अच्छी है। तब हमारे चाचा जी ने कहा कि तुम्हें जितने भी रुपए की आवश्यकता होगी तुम पढ़ो, हम तुम्हें पैसे देंगे। और आए दिन आवश्यकता जब हमारी पड़ती है तो हमारे चाचा जी लोग हमारी सहायता करते ही हैं। तब से हम यहीं रहने लगे। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मेरा शुरू से ये मतलब उत्सुकता रहती है, व्यक्तिगत तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। मैं काफ़ी लोगों को ये जानते देखा हूँ, सुनते बात करते देखा हूँ कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनकी काफ़ी तौर तरीके अलग हो जाते हैं, लिखने पढ़ने का, बाकी सारी चीज़ें करने का। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आप लोगों की लिखने पढ़ने की शैली क्या होती है, तौर तरीके क्या होते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। जी देखिए, हम लोगों का बाकी वो शब्द वही होते हैं, अक्षर भी वही होते हैं। हम लोगों की जो लिपि होती है वो लिपि अलग होती है। आप लोगों की लिपि देवनागरी लिपि है, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप लिखते हैं। और हम लोगों की लिपि भाई, चूँकि हम नहीं देख सकते हैं, है ना, आई कैन नॉट सी, तो हम जब नहीं देख सकते तो हमारे लिए कोई ऐसी मतलब ऐसी लिपि होनी चाहिए और ऐसा वो होना चाहिए जिसको हम, अब जैसे आप कह रहे हैं टेबल है, आप तो टेबल देख रहे हैं, अब हमारे मन में ये बात तो हो गई कि टेबल है, लेकिन अब उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, तो हम कैसे उसको महसूस करेंगे। तो जब उसको हम स्पर्श करेंगे, ऐसे टच करेंगे, तभी तो हमको महसूस होगा हाँ टेबल है, टेबल इतनी ऊंची है, टेबल की लंबाई इतनी है, टेबल की चौड़ाई इतनी है, सब इसी प्रकार से। ठीक ऐसे ही अब हम लोगों को ये होता था कि भाई ये तो कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक बड़े ही आविष्कारक फ्रांस में जिनका जन्म हुआ, लुइस ब्रेल जी ने इस लिपि का आविष्कार किया, जिसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा। और हम लोग उसमें उभरे उभरे अक्षरों को और स्पर्श करके उंगलियों के माध्यम से पढ़ते हैं। तो अब जैसे हम लोगों का ये है, अब हम आपको यही बताना चाहते हैं कैसे पढ़ते। हम लोगों का दरअसल देखिए मोटा मोटा ये पेपर होता है। अब मोटे मोटे ये पेपर होते हैं, इन्हीं पेपर में ऐसा होता है, हम क्योंकि पतले जो पेपर होते हैं उसमें तो लिखा नहीं जा सकता। ये देखिए, ये होता है स्लेट, इसे हम कहते हैं ब्रेल राइटिंग स्लेट। इसमें मतलब कई चीज़ें, मतलब इसका कई नाम, जर्मन भी कहते हैं, कुछ लोग इंटर पॉइंट कहते हैं और कुछ लोग ब्रेल राइटिंग स्लेट। अब इसमें आप देखिए, इसमें छिद्र बने हुए हैं, देखिए ध्यान से, छिद्र बने हुए हैं। अब हम इसमें कागज़ लगाते हैं,
देखिए इसमें हम कागज़ लगा दिए। अब कागज़ लगा दिए, अब हमें कुछ भी लिखना है तो ये होता है, इसे हम लोग स्टाइलस कहते हैं, इसे हम लोग स्टाइलस कहते हैं। और इसी से हम लोग लिखते हैं, इसी में मतलब छिद्र बनाते हैं, बिंदु को वो मतलब थोड़ी सी हल्के हाथ से इसको दबाते हैं तो ऐसे ये लिख गया। अब ये हम लिख रहे हैं, लोग ऐसे करके पेज वोज डालते हैं कुछ आप लोगों के वहाँ, तो हम लोग भी पेज नंबर 1 ऐसा डालते हैं। अब आप अपना नाम बताएंगे तो हम आपका नाम लिखेंगे। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। जी रुकिए, ऐसे ही लिखते हैं, यहीं रख करके। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। जी मैं देख पा रहा हूँ। देखिए आपका ये नाम लिख रहे हैं संजीव कुमार सिंह। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी जैसे आप लोगों के उसमें हिल डुल जाता है, जी कभी कभी आप लोगों के उसमें भी हिल डुल जाता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उसको आप लोग मिटाते हैं। हम लोगों के भी उसमें हो गया कुछ। अब जैसे यहाँ सिंह लिखना था तो एक बिंदी एक्स्ट्रा पड़ गई है, तो जो बिंदी एक्स्ट्रा पड़ी है उसको हम ऐसे हल्का दबा देते हैं ऐसे करके, तो बिंदी मिट जाती है। तो अब ये बहुत खूब, संजीव कुमार सिंह। अब इसको आप देखेंगे टच करके तो यहाँ ये ऐसे स्पष्ट बिंदु बिंदु समझ में आ रहा है। जी ये मतलब इसको छूने पे ऐसा पता चल रहा है कि कुछ उभार वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। बड़ी चीज़ें हैं जी। तो अब हम लोग आसानी से पढ़, ये देखिए ये ऐसा मतलब हम लोगों के लिए ऐसे शब्द बनाए गए इन बिंदुओं के माध्यम से कि एक अक्षर एक ही उंगली में एक अक्षर आए, तभी तो हम लोग जल्दी से पढ़ सकते हैं। और नहीं तो अगर देखें ऐसे मतलब जो लाइन खींचते हैं फिर ऐसे खींचते हैं और गोला बनाते हैं, ये हम देखते ही रह जाएंगे कि ये क्या लिखा है, तब तक अगले और भी आप नॉर्मल लोग जो होते हैं साइटेड लोग वो पढ़ते चले गए। और हम लोग अपना इसलिए ऐसा बनाया गया कि एक अक्षर एक उंगली में मतलब समाए और एक उंगली से ही उनको पता चले कि ये एक अक्षर है, फिर आगे एक अक्षर, फिर आगे ऐसे अक्षर के मतलब अक्षरों के समूह से शब्द बना। तो ऐसे ही ये वो करके हम लोग वो करते हैं। जैसे हमारे वर्णमाला में स्वर व्यंजन अलग होते हैं, मात्राएं सारी चीज़ें होती हैं, इसमें क्या मतलब एक ही मतलब सारी चीज़ों का डिज़ाइन तैयार कर दिया गया है कि इसमें भी कुछ मात्राओं का खेल है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी मात्राएं हैं। मात्राओं के लिए इसमें अक्षर के नंबर होते हैं। अब जैसे हम लोगों का ये जो सा है, सा हमने दिया है तो इसमें आपका वो सा लगता है, क्या कहते हैं, सरौता वाला। तो सरौता वाले सा में ये उसका नंबर होता है 2 3 4, 2 3 4 से होता है दंत सा। और अगर हम वही षटकोण वाले षा की बात करते हैं जिसमें भाषा जो लिखा जाता है, उसकी यदि बात करें मूर्धन्य षा की, तो उसका नंबर है 1 2 3 4 6। तालव्य षा यानी जो देश स्वदेश इनमें प्रयुक्त होने वाला शकार है, यदि हम इस शकार की बात करें तो इसका नंबर होता है बिंदु नंबर 1 4 6। तो ऐसे ही हम लोग इसमें अब देखिए 2 3 4 में भी 3 बिंदु है, 1 4 6 में भी 3 बिंदु है, लेकिन इसके लिए हम लोगों का बनाया गया, क्योंकि देखिए अब 2 3 4 है तो ये यहाँ 2 3 4 ऊपर है, और क्या अगर वही तालव्य शकार होगा तो ऊपर 1 फिर 4 फिर इसके नीचे 6 होगा, तब जाकर कहीं सा होगा। तो ऐसे वो होता है। अब हम आपको लिख करके दिखाते हैं। जी बिल्कुल, तीनों सा अलग अलग लिख कर दिखाएंगे, आपको डिफरेंट समझ में आएगा। जी दंत सा, अब देखिए कुछ लोग कभी कभी कहते हैं कि 3 बिंदी है इसलिए ये सा ऐसे होता है। तो देखिए ये 3 बिंदु इसमें भी है, 3 बिंदु इसमें भी है, और इसकी यदि बात करें तो 5 बिंदु है। तो है ना, देख लीजिए इसमें भी 3 बिंदु है और इसमें भी 3 बिंदु है।
लेकिन 5 है। हाँ, इसमें 5 है और इसमें इन दोनों में 3-3 है, लेकिन बनाव अलग अलग है कि नहीं है, देखिए। तो इसी को, ये हो गया हमारा दंत सा, ये हो गया तालव्य सा। जैसा कि हमने बताया था तालव्य सा का नंबर होता है 1, 4, 6। देखिए यहाँ बीच में कोई बिंदु नहीं, अर्थात 5 की बिंदु नहीं है यहाँ बीच में। तो ऐसे ही करके हम लोग अपना पढ़ते लिखते हैं। एक शब्द में भरपूर कितने बिंदु होते हैं, मतलब जैसे 1, 4, 6 होते हैं? एक शब्द में एक अक्षर के कुल 6 बिंदु, 6 बिंदु का ही एक मतलब एक सेल होता है, जो उस सेल में 6 बिंदु होते हैं, जिनमें अगर हम 6 बिंदु, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 6 बिंदु कहीं भी लिख देते हैं। देखिए ये क्रमशः ऊपर इधर साइड के जो वो डाट हैं वो 1, 2, 3, और अब यहाँ इधर साइड जो डाट बनेंगे वो 4, 5, 6। तो ये देखिए जो 6 बना, इसको हम लोग ढा कहते हैं। हाँ, कहाँ यहीं पे, यहीं नहीं, ये नहीं है, ये हाँ ये है ढा, ये शकार से सट गया। तो ऐसे करके ये वाला ढा है। देखिए 6 बिंदु इसमें है, तो केवल इसमें एक सेल में 6 बिंदु ही रहेंगे, इसका नंबर होता है। अब जैसे ये ऊपर एक की बिंदु है, फिर 2 की बिंदु, फिर 3, और फिर नीचे 4, 5, 6। ऐसे लिखते वक्त हम लोगों का जो होता है, हम लोग उल्टा से ऐसे लिखते आते हैं, और फिर इस साइड जब पलटते हैं तो इधर बिंदु आती है, तो फिर हम लोग इधर से ऐसे पढ़ते हैं। लिखने के लिए उल्टा, पढ़ने के लिए सीधा, ऐसा है हम लोगों का। आपने हमें काफ़ी नई चीज़ बताई और हम साक्षात प्रमाण देख रहे हैं इस चीज़ का। मैं अपने सभी दर्शकों को, स्पेशल बीएड करने वाले जो भाई बहन होते हैं, उनको स्पेशल लोगों को किस प्रकार से आपको डील करना है, किस प्रकार से आपको उनको पढ़ाना है, कैसे उनको वो करना है, इसी के लिए स्पेशल बीएड वालों को ये सब सिखाया जाता है। और कोई कठिन नहीं है। अगर कोई नॉर्मल भाई बहन सीखना चाहते हैं, साइटेड भाई बहन, सामान्य दृष्टिवान भाई बहन सीखना चाहते हैं, तो वो सीख सकते हैं। इसे हटाइएगा आप। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी नई चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली, सीखने को मिली, एक नई विधि, एक नया तरीका तौर। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाना चाहूँगा, और अब बात करूँगा सीधे आपके हुनर पर। संस्कृत गानों का गायन, आप काफ़ी चर्चा में रहे पूरे विश्वविद्यालय में और साथ ही साथ काफ़ी देश में भी आपकी काफ़ी चर्चा हुई आपके संस्कृत गायन की, आपके आवाज़ की, आपके मिमिक्री की, आपके जो आप आवाज़ निकालते हैं जानवरों की, उसकी। और आज तो मुझे ये पता चल रहा है कि आप काफ़ी वाद्य यंत्रों के भी मतलब इसको आप चला रहे हैं, बजा रहे हैं। मुझे ये जान के आश्चर्य हुआ और मैं काफ़ी उत्सुक हुई इस चीज़ को देखने के लिए कि कैसे ये चीज़ें बजती हैं। और सबसे पहले तो मेरा यही मतलब सवाल रहेगा कि आप कुछ मतलब हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को, जो आपके एक बहुत बेहतरीन आपका गाना था जो काफ़ी वायरल हुआ, संस्कृत में आपने गाया था, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, उस गाने को मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। जी, वो गाना देखिए पंकज झा जी हैं, उन्होंने उस गाने का अनुवाद किया और उस गाने को गाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी उसको याद करके और कंठाग्र करके उसको मैं गाया। बहुत हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। जी, मैं चाहूँगा कि उस गाने के 2-4 बोल हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। प्रतिपल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं कम्। प्रतिपल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं कम्। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रामानि नृत्यानि गायानि लेख्यां तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शानैः माम जीवने आगच्छ। शनैः शानैः माम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियता मे। शतमेलने जानीहि ज्ञापने। शायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये। निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुप्रिये। शायं हि तत्
कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां बिना सुप्रिये तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रामानि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ शनैः शानैः मम हृदयं चोरय त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियता मे शतमेलने जानीहि ज्ञापने शतमेलने ज्ञानीहि ज्ञापने। ऐसा बहुत खूब बिल्कुल, मतलब एक लय, एक सुर, एक ताल, और आपने सभी दर्शकों को, सभी सुनने वालों को इससे ज़रूर बांधा होगा। इस गाने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा, मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, संगीत में मेरी भी काफ़ी दिलचस्पी रहती है, मैं भी बहुत गाने सुनता हूँ, और इसके बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, द टाइम्स ऑफ हिंद के तरफ से, खुद के तरफ से, मैं अपने चैनल के तरफ से काशी का तानसेन कहूँगा आपको। काशी के तानसेन के नाम से यदि मैं आपको प्रचलित करूँ, बुलाऊँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि तानसेन जी भी अपने संगीत से उस ज़माने में लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे, और एक आप हैं जो अपने आवाज़ से, अपने हुनर से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। आज द टाइम्स ऑफ हिंद की तरफ से मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि आपको काशी के तानसेन के नाम से जाना जाएगा। इस उपाधि को धारण करने की क्षमता अपने में नहीं है, मैंने धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो हूँ वही अच्छा लगता, मुझे वही अच्छा लगता है। ये आपका बड़प्पन है कि आप इस चीज़ को धारण नहीं कर पा रहे हैं। साकेत एक हमें बहुत अच्छा लगता है, बस यही। लोग इंद्रजीत साकेत कहते थे, लेकिन अब लोग साकेत कहते हैं, तो उससे हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगले इसी कड़ी में आगे मैं इन वाद्य यंत्रों के बारे में जानना चाहूँगा। इसमें कैसे रुचि हुई आपकी? संगीत तो मैं देख रहा हूँ, मधुर है, धुन है, आवाज़ है। इन वाद्य यंत्रों के प्रति कैसे आकर्षण हुआ, कैसे रुचि हुई इनके तरफ? ये मतलब कहीं बजाते सुने या फिर कहीं हमको ऐसा लगा तो हमें बहुत अच्छा मतलब लगा, तो मैं प्रयास करने लगा कि थोड़ी थोड़ी करके सबको सीखूं ऐसा करके, और थोड़ा बहुत सीखता भी हूँ, सीख भी रहा हूँ। ऐसे ही अभ्यास अपना, कहते हैं ना कि अपना अभ्यास है, सच्ची है लगन तो क्या है कठिन। अगर हमारे पास एक लगन है, हमें सीखना है तो सीखना है, अभ्यास करेंगे तो कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, है ना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो ये हम ऐसे ही अभ्यास करते रहे वाद्य यंत्रों का, तो वाद्य यंत्र ऐसे धीरे धीरे सब थोड़ा आ गए हैं। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा फिर भी गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। जी। तो उसकी आवश्यकता फिर भी अभी हमें है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के सामने, हमारे चैनल पे इन वाद्य यंत्रों को बजा कर दिखाएं या सुनाएं। मैं सबसे पहले ये माउथ हार्गन रखा है मेरे सामने, मैं चाहूँगा कि आप इसे बजा कर दिखाएं। माउथ हार्गन दीजिए आप, माउथ हार्गन जी, ये माउथ हार्गन है। इसे हारमोनिका कहते हैं। अच्छा। हिंदी में हारमोनिका, कारणमिदमस्ति हारमोनियम इत्यस्य वाद्ययंत्रस्य लघु रूपमस्ति। हारमोनियम जो ये वाद्य यंत्र है उसका एक छोटा सा रूप है, एक तरह से समझ लीजिए। जैसे हारमोनियम को हवा दे करके बजाया जाता है, हवा उसको मतलब उसका जो धम्मन होता है, हमारे यहाँ धम्मन कहते हैं, बाकी भाथी कहते हैं, उसको जब तक चलाएंगे फिर हवा का उसमें वायु का संचार होता है, फिर हम रीड दाबते हैं तो आवाज़ करता है। ठीक ऐसे इसमें भी हम फूंकते हैं तो आवाज़ कर रहा, ऊपर भी फूंकेंगे तो आवाज़ आ रही है। तो ऐसे ही करके हम लोग इसको बजाते हैं। ये हमें बहुत अच्छा, ये हमें मतलब लगता है काफ़ी प्रिय है, काफ़ी प्रिय वाद्य यंत्र हमको लगता है ये जी। तो मैं बजा रहा हूँ इसमें। जी जी बिल्कुल।
आप गीत को समझ गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गीत है कि मन में है विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस यंत्र को बजाया। और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ रखे हैं, मैं गिटार देख पा रहा हूँ, बांसुरी देख पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार गिटार बजाएं। गिटार दीजिए। हाथ तो नहीं बजा पाते हैं, अभी हाल ही में नए नए इसका अभ्यास, लेकिन हम इसमें भजन बजाते हैं, श्लोक श्लोक हमें बेहद अच्छा लगता है। और गिटार में हमें गाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बजाना है। आपके जो भी इच्छा हो, जैसी भी इच्छा हो, भजन हो, गाना हो, आप बिल्कुल बजाएं और हमारे दर्शकों को सुनाएं। और कुछ श्लोक गुनगुना लेते हैं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ये है भैया। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने संस्कृत के श्लोक को नया टच देते हुए गिटार से बजाया। काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और मैं अपने सभी दर्शकों से चाहता हूँ कि वो कमेंट करके बताएं हमें कि उन्हें कैसा लगा ये संस्कृत का गिटार वर्जन इसको सुन के। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उन्हें भैया का, इंद्रजीत जी का, साकेत जी का हुनर कैसा लगा, उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं बांसुरी और ढोलक भी सुनना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपके वाद्य यंत्रों की वादकी को मैं मतलब संपूर्ण रूप से देख लेना चाहता हूँ। तो लीजिए, अब इसको रखिए, उसको लाइए। ढोलक दीजिए। ढोलक क्या? बांसुरी बांसुरी दे दीजिए। चलिए आप शुरू करिए। तो देखिए, ये ऐसे दरअसल बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बांसुरी बजाते हैं जी, बजाइए। तो ऐसे मतलब खड़ी होकर के बजाया जाता है। अच्छा। थोड़ा उसमें काफ़ी अधिक वो रहते हैं। ये वाली बांसुरी में थोड़ा हवा दे पाना हमारे बस की बात थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। पर जो अभी आपने बजाया, जितना भी आपने बजाया, बहुत बेहतरीन बजाया आपने। क्योंकि अपनी एक समस्या है और वो वाली बांसुरी हो गया अभी। चलिए, कोई बात नहीं। हमारे साथी ने दिया कि आप इसी को अभ्यास कीजिए, और रियल में यही बांसुरी अभ्यास करने लायक अच्छी है, तो मैं इसी को अभ्यास करता रहता हूँ। ये कौन से नंबर की है? CD क्या नंबर है इसका? देखिए, इसमें लिखा होगा, हमको थोड़ा सा जी, ये G नंबर का है। जी स्केल की बांसुरी है। मैं और वाद्य यंत्रों की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अमरेंद्र जी, मैं चाहूँगा आप ढोलक दें। आप मुझे दे दीजिए। जी, ये ढोलक।
थोड़ा ढोलक भी मैं कोई खास नहीं बजा पाता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहिनी मूरति सावरी सूरति, मोहिनी मूरति सावरी सूरति, सावरी सूरति, सावरी सूरति। मोहिनी मूरति सावरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, भगवान के होठों में अधर ओष्ठ में मुरली सुशोभित हो रही है। मीराबाई की बहुत सुप्रसिद्ध भजन है, पद है उनका सुप्रसिद्ध पद। अधर सुधारस वेणु राजत, अधर सुधारस मुरली राजत। उर बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटिकत राजत, क्षुद्र घंटिका कटिकत राजत। न्यूपुर सबध रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ऐसा ये है। बहुत बेहतरीन आपने मीरा जी के पद को यहाँ पे सुनाया। आप तो कह रहे थे ढोलक नहीं बजा पाता हूँ, पर आप तो काफ़ी बेहतरीन बजा गए। ये बस हो गया थोड़ा अभ्यास। ये मैं जब श्रीधाम अयोध्या जी में गया, अयोध्या जी में एक आश्रम है पंजाबी मंदिर, वहीं हम लोग छुट्टियों के समय अपना बिताते हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। तो वहीं जो है तो ऐसे ही जब हारमोनियम बजाने वाला कोई मिला तो हारमोनियम बजा रहा तो ठीक है, जब ढोलक बजाने वाला कोई नहीं तो अपने कहते हैं लाइए हमें ठोंकते ठाकते हैं। तो इसे अभ्यास करते करते, अब इसका मतलब नहीं कि ठोंकने ठाकने का कि ऐसा ऐसा जैसे पावर से ठोंकने लगे, ऐसा भी नहीं। तो ये ऐसा। एक आखिरी वाद्य यंत्र की तरफ बढ़ूंगा, ये काफ़ी आकर्षक लग रहा है मुझे। मैं जब से आया हूँ तब से इसको देख के काफ़ी आकर्षित हो रहा हूँ। काठ तरंग। अच्छा, हाँ, काठ तरंग के बारे में। और इसे आज की भाषा में लोग जाइलोफोन। जी, आप ये मुझे दे दें, मैं इसको रखवा देता हूँ। काठ तरंग के बारे में मैं मतलब बहुत आकर्षित कर रहा है ये मुझे। थोड़ा सा इनको ढोलक थोड़ा सा दे दीजिए, तो ये थोड़ा बहुत ढोलक बजाएंगे। इनको थोड़ा बहुत मतलब मान लीजिए हम बताते हैं। अच्छा, प्रिंस जी को मैं यहाँ पे ढोलक दे देता हूँ। प्रिंस जी आप ये ले लीजिए भैया। गाना बजाओ बार।
जी इन्हें मैं अपने गुरुदेव माने। जी, आप काठ तरंग दीजिए, काठ तरंग दीजिए सर को। ये काठ तरंग आपके लिए। बहुत सुंदर भजन। जी, जो भी भजन है मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। इसमें इसे मतलब एक होता है ऐसे ही जल तरंग, और ठीक सेम ये जल तरंग काठ तरंग मतलब आवाज जल तरंग जैसा ही करता है। ये सबसे वो है बेस इसे कहते हैं। तो ये हमें मतलब मैं पहली बार इसको जब देखा तो मुझे लगा कि हम सीख लेंगे कि नहीं। मैं हालांकि अभी भी मैं सीख नहीं पाया हूँ, सही बताऊँ तो अभी कुछ दिन ही लिए हुआ है। अब लोग इसमें दो हाथ से मतलब दोनों स्टिक का प्रयोग करके बजाते हैं कैसे, अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं जो है तो केवल एक ही स्टिक से प्रयास किया हूँ बजाने का, तो मैं अब बजा रहा हूँ थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, आप बजाइए। और मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज हमारे साथ यहाँ पे प्रिंस जी भी हैं, जो साकेत जी के गृह जनपद रीवा से ही हैं, और वो अभी साकेत जी के साथ यहाँ पे ढोलक बजाएंगे। और हम यहाँ पे साकेत जी के एक हुनर का मतलब एक अनोखा अनुभव लेने वाले हैं। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ साकेत जी कि आप अपना वाद्ययंत्र शुरू करें। वही ले चलिए। ये थोड़ा सा अभी अभ्यास ही चलता है, इसको हम इसलिए उतना सही से नहीं बजा पाया हूँ, मुझे लगता है जहाँ तक। अगर आगाज़ ये है तो अंत कैसा होगा इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता, पर जो भी था बहुत बेहतरीन था। हाँ, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत ही मतलब समझ लीजिए मतलब मोटिवेशन मिल रहा है इस चीज़ को देख के कि आप इतने चीज़ों को चला रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं। एक आपका गाना था जो काफ़ी वायरल हुआ था, ना कजरे की धार। आपका ये गाना था जिसको आपने संस्कृत में गाया था। अनुवादक कौन थे मुझे नहीं जानकारी है, पर मैं चाहूँगा कि आप उस गाने को हमारे दर्शकों के सामने रखें। आप ये दे दें, मैं इसको रखवा देता हूँ। ढोलक यहीं रहने दीजिए। कोई खास नहीं बच पाया है, दर्शक लोग हमें क्षमा करेंगे। जो भी बजा है वो बहुत बेहतरीन बजा है। लेकिन आगे अगर आप पुनः मिलेंगे तो प्रयास हम करेंगे कि 4 चांद लगाएं ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसी इच्छा से हम भी आपसे आगे भविष्य में ज़रूर मिलेंगे। पर मैं अभी उस गाने के प्रति जानना चाहूँगा, ना कजरे की धार। वो देखिए राजेश उपाध्याय जी उसके गायक हैं, और अनुवादक का हमें भी थोड़ा सा नाम उनका विस्मरण हो रहा है। तो गाते हैं, ना कजल कृत धारः ना मुक्ता मणिहारः न किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। न कज्जल कृत धारः न मुक्ता मणिहारः न किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी।
शृङ्गारस्तावक यौवनं यौवनमेव तवाभूषः शृङ्गारस्तावक यौवनं यौवनमेव तवाभूषः त्वं नवतासि पुष्पाणां सारल्यस्य किं कथनं तव गमने वाति सुरभिः तव गमने वाति सुरभिः वाचिते नदति सितारः न कज्जलकृतधारः न मुक्तामणिहारः न किञ्चित् कृतशृङ्गारः तदपि कियती सुन्दरी त्वं कियती सुन्दरी त्वत् अङ्गानि वै कनकं मौक्तिकं सुस्मितहासं त्वत् अङ्गानि वै कनकं मौक्तिकं सुस्मितहासं ते त्वधरौ रे मधुशाला ते रूपं नूनं ज्योतिः मुखकान्तिः यथा मूर्तिः मुखकान्तिः यथा मूर्तिः पश्यामि बारम्बारं न कज्जलकृतधारः न मुक्तामणिहारः न किञ्चित् कृतशृङ्गारः तदपि कियती सुन्दरी त्वं कियती सुन्दरी त्वं कियती सुन्दरी। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत जी आपका। आपने विश्व की सबसे मीठी भाषा में हम लोगों को इतने देर तक अपने हुनर से गीत सुनाया, संगीत सुनाया, वाद्य यंत्र सुनाया। और आज के इस इंटरव्यू को, आज के इस बातचीत को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और इंद्रजीत जी, साकेत जी हमारे साथ जुड़े थे इतने देर तक। उन्होंने अपने संस्कृत भाषा में गाना गाया, संस्कृत भाषा में उन्होंने गानों को सुनाया, वाद्य यंत्र बजा के सुनाया। आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि इस पूरी वीडियो को अंत तक देखें, और यदि अंत तक आ गए हैं तो आप यहाँ पे अपने कमेंट ना करना भूलें। वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस उत्साह को, इस जज्बे को कैसे देखते हैं। द टाइम्स ऑफ हिंद साकेत जी के इस जज्बे को सलाम करता है, इनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बारंबार कामना करता है। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगा। जुड़े रहें द टाइम्स ऑफ हिंद के साथ, हमारी चुनावी यात्रा के साथ। हम निकल पड़े हैं इलेक्शन पड़ताल पर, और मिलेंगे तमाम लोगों से, कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल लोगों से, कुछ ऐसे ही हुनरमंद लोगों से, और जनता से, नेताओं से, और सबसे होगा एक ही सवाल, के बनी मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।